हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल ब्लूप्रिंट। मैं हूं साक्षी और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एसेंशियल्स ऑफ हिंदू मैरिज। सो चलिए लेट्स बिगिन। सो एनी टू हिंदूज गेटिंग मैरिड, उनकी शादी विल बी गवर्न्ड बाय हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसी एक्ट का सेक्शन 5 बताता है फ्यू कंडीशंस जो प्री रेक्विजिट हैं टू मेक अ हिंदू मैरिज अ वैलिड मैरिज। हिंदू मैरिज एक्ट एचएम में तीन तरह की शादियां बताता है। फर्स्ट, अ वैलिड मैरिज, सेकंड, अ वॉइड मैरिज एंड थर्ड, अ वॉइडेबल मैरिज। सो वैलिड मैरिज वो होगी जो परफेक्टली वैलिड है एंड उससे सारे बेनिफिट्स मिलेंगे पार्टीज टू मैरिज को। वॉइडेबल मैरिज वो मैरिज होगी जो बिकॉज ऑफ फ्यू कंडीशंस किसी एक पार्टी को पावर देती है उस शादी को खारिज करने की, यानी कि उसे वॉइड डिक्लेयर करवाने की। एंड इसी तरह से वॉइड मैरिज होगी ऐसी मैरिज जो लॉ कभी शादी मानता ही नहीं, इट विल हैव नो और वेरी मिनिमल लीगल इंसिडेंट्स अकरिंग। सो इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ अब हम समझते हैं सेक्शन 5 की वो 5 कंडीशंस जो जरूरी है एक वैलिड मैरिज के होने के लिए। बिफोर वी मूव ऑन टू द क्लॉजेस, लेट्स जस्ट सी इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं सेक्शन 5 में समझने के लिए, विच इज Section 5 says a marriage may be solemnized between any two Hindus if the following conditions are fulfilled। यानी कि सबसे पहले तो ये बताता है कि सिर्फ दो हिंदुओं के बीच में हुई शादी ही सेक्शन 5 या एचएम में गवर्न करेगा। एंड सेकंड इज सोलमनाइजेशन होना बहुत जरूरी है टू बिकम अ वैलिड मैरिज। सोलमनाइजेशन जब हम कहते हैं सो वी हैव टू गो बैक टू सेक्शन 7 जिसमें कुछ सेरेमनीज प्रिस्क्राइब्ड है। सो जो शादी की सोलमनाइजेशन सेक्शन 7 के हिसाब से हुई है, सिर्फ उसी शादी की इन प्री रेक्विजिट्स होने से हम we will see that it becomes basically a valid marriage. Now, moving on, the first condition is that neither party should have a spouse living at the time of marriage. ये जो प्रोविजन है ये रूल ऑफ मोनोगमी है। सो जिस टाइम पे किसी भी पर्सन की शादी हो रही है अंडर एचएम में, दैट पर्सन कैन बी अनमैरिड, विडोड और डिवोर्सी, बट दैट पर्सन शुड नॉट बी इनटू अ वैलिड मैरिज उस टाइम पे जब वो सेकंड शादी को कमिट कर रहा है, सोलमनाइज कर रहा है। ये सबसे पहला कंडीशन है फॉर अ वैलिड मैरिज। नाउ अगर किसी ने सेकंड शादी की, यानी कि सेक्शन 5 क्लॉज 1 की कॉन्ट्रोवेंशन की गई है, तो क्या होगा? ऐसी शादी विल बी वॉइड अंडर सेक्शन 11 एंड दिस विल बिकम द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी। बाइगेमी यानी कि दूसरी शादी करना। और इंडियन लॉ एंड एचएमए की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, सो सेक्शन 17 ऑफ एचएम में बाइगेमी यानी कि दूसरी शादी करने को बताता है एक ऑफेंस जो कि पनिशेबल है when read with section 494 and 495 of आईपीसी। चलिए मूविंग ऑन, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब इसमें समझना जरूरी है। कब होगा कि सेकंड शादी, सेकंड मैरिज वॉइड है? सो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है फॉर अस टू लुक एट, डॉक्टर एन ए मुखर्जी वर्सेस स्टेट। सो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताई वो कंडीशंस जो बाइगमी का ऑफेंस बनाने या सेकंड मैरिज को वॉइड करने के लिए जरूरी है। सो इसमें सबसे पहला होगा दैट फर्स्ट मैरिज जो किसी ने भी की, दैट शुड बी परफेक्टली वैलिड एंड इट हैज टू बी स्ट्रिक्टली प्रूव्ड इन फ्रंट ऑफ कोर्ट कि जो पहली शादी थी वो बिल्कुल वैलिड थी, परफेक्टली करेक्ट थी, उसमें कोई भी फ्लॉ नहीं था और ना ही वो वॉइड थी ना वॉइडेबल थी। एंड सेकेंड कंडीशन इज दैट सेकेंड मैरिज मस्ट बी सोलमनाइज्ड। अगेन जब हम सोलमनाइजेशन की बात करते हैं, सो दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 की सेरेमनीज ओनली। नाउ मूविंग ऑन, इसी चीज को और कॉम्प्लिकेट किया एक क्वेश्चन ने कि अगर एक पर्सन जिसने एक शादी की विद अ हिंदू अंडर एचएमए एंड देन इवेंचुअली दैट पर्सन कन्वर्ट्स टू लेट्स से इस्लाम, बिकॉज देन अफ ए पर्सन आफ्टर इवन विद द सब्सिस्टिंग मैरिज अंडर हिंदू लॉ वो एक दूसरी वाइफ ले लेता है अंडर इस्लाम बिकॉज वहां पे ये अलाउड है। सो क्या इस केस में उसकी सेकेंड मैरिज वॉइड होगी? एंड इसमें एचएमए की प्रोविजंस क्या कहती हैं? सो दिस वाज क्लैरिफाइड बाय दीज टू केसेस व्हिच आर लैंडमार्क इन दिस टॉपिक, व्हिच इज मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दो केस लॉ से कोर्ट ने इन पर्टिकुलर सिचुएशंस की लाइट में एग्जिस्टिंग लॉ को इंटरप्रेट किया और उसे क्लैरिफाई किया।
सो कोर्ट ने कहा कि अगर एक हिंदू मैरिज में एक स्पाउस कन्वर्ट करता है और दूसरी शादी करता है, इट विल अमाउंट टू बाइगेमी, इवन इफ जो सेकंड रिलीजन है वो उसको अलाउ करता है। जो हिंदू मैरिज एक्ट है जिसमें उसकी पहली शादी हुई है, वो एचएम में उस सेकंड शादी को बाइगेमी ही मानेगा, एंड ये सेकंड शादी विल बी वॉइड क्योंकि इसने एचएमए की प्रोविजंस को वायलेट किया है। नाउ मूविंग ऑन, द सेकंड क्लॉज एंड द सेकंड कंडीशन हियर, अब ये 3 कंडीशंस हैं जो यूजुअली डील करती हैं मेंटल सैनिटी से। सो अगर किसी भी लेवल पे, जैसे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट में भी देखा है कि इफ एनीबडी इज नॉट इन अ सेम स्टेट ऑफ माइंड, सो उसे हम केपेबल नहीं मानते टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सेम लॉजिक अगर हम यहाँ पे लगाएं, अगर कोई पार्टी मेंटली केपेबल नहीं है टू मेक फ्यू डिसीजंस और इस कंडीशंस के हिसाब से, सो उसकी एंटर्ड शादी इज नॉट कंसिडर्ड एक्चुअली अ वैलिड मैरिज। चलिए इसे डिटेल में देखते हैं क्या कंडीशंस हैं insanity या unsoundness की particularly. So first is, neither party should be incapable of giving a valid consent to marriage because of unsoundness of mind. So वही, because वो consent नहीं कर सकते थे अपनी शादी को अपनी दिमागी संतुलन की वजह से, so ऐसी शादी will not be a valid marriage. Second is, ऑल्दो केपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट, कंसेंट वो दे सकते थे लेकिन ऐसे मेंटल डिसऑर्डर से कोई पर्सन सफर कर रहा था दैट दे बिकेम अनफिट फॉर मैरिज एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। अभी इसका क्या मतलब है, अनफिट फॉर मैरिज एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन? देखिए, एक नॉर्मल हाउस होल्ड को बनाने और निभाने के लिए कुछ बेसिक चीजें लगती हैं। सो अगर एक पर्टिकुलर पर्सन ऐसे बेसिक हाउस होल्ड में रहने और उसको चला पाने के लिए केपेबल नहीं माना जा रहा है बाय कोर्ट बिकॉज ऑफ देयर मेंटल डिसऑर्डर, सो वो ये कंडीशन में फॉल कर जाएगी शादी, एंड इट विल नॉट बी अ वैलिड मैरिज। द थर्ड बीइंग दैट द पर्सन इज सब्जेक्ट टू रेकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी, उसे बार बार इंसैनिटी के, ऐसे कह लो कि दौरे पड़ रहे हैं, फेजेस हो रहे हैं सैनिटी और इंसैनिटी के। इन 3 सिचुएशंस में से अगर कुछ भी प्रेवलेंट है विद एनी पार्टी, सो दैट विल फॉल अंडर दिस कंडीशन। अब अगर कोई भी पार्टी, एनी पार्टी टू द मैरिज इज सफरिंग फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर और इलनेस जिनकी अभी हमने डिस्कशन की, उस केस में क्या होगा? सो सबसे पहले तो बेसिकली हमें ये देखना है दैट दिस शादी, दिस मैरिज विल बी वॉइडेबल एंड नॉट वॉइड। सेक्शन 12 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी ऐसी शादी को वॉइडेबल बनाता है। नाउ मूविंग ऑन टू अ थर्ड कंडीशन। सो थर्ड कंडीशन बात करती है एज के बारे में। हमें सबको पता है चाइल्ड मैरिजेस आर प्रोहिबिटेड इन इंडिया। अब इसके डिटेल समझते हैं इस क्लॉज के थ्रू। सिंपल, ग्रूम जो है वो 21 या 21 साल से बड़ा होना चाहिए एंड जो ब्राइड है वो 18 या 18 से बड़ी होनी चाहिए। दिस इज द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी हिंदू मैरिज। इसको 1978 अमेंडमेंट से बढ़ा के इंक्रीज किया गया है। पहले ये एजेस थी फॉर ग्रूम 18 इयर्स एंड फॉर ब्राइड 16। तो आपको पता होगा कि इस बारे में भी बहुत ज्यादा डिस्कशन एंड डिबेट चल रही है। लेजिस्लेचर हैज प्रपोज्ड अ बिल जिसमें ये जो मैरिज की एज है इसे इक्वलाइज करने की बात हो रही है फॉर बोथ ब्राइड एंड ग्रूम। सो ब्राइड की एज को बढ़ाकर 18 से 21 कर दिया जाएगा if that bill becomes a law and it gets passed. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखने वाली ये है कि अगर चाइल्ड मैरिज हो जाती है तो लॉ उसके बारे में क्या कहता है। सो एचएम में हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 18 प्रोहिबिट करता है, व्हेन रेड विद सेक्शन 5 का ये क्लॉज, टू गेट इनटू अ चाइल्ड मैरिज। ठीक है, अंडर एज मैरिज को वो प्रोहिबिट करता है एंड इट इज मेड ऑल्सो अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 18 जिसकी पनिशमेंट और फाइन दोनों प्रिस्क्राइब्ड है। लेकिन पूरे लॉ में, पूरे एक्ट में कोई भी ऐसी प्रोविजन नहीं है जो इस मैरिज को इफ एंटर्ड इनटू वैलिड ना कहकर वॉइड या वॉइडेबल बताए। सो इसका मतलब चाइल्ड मैरिज को फॉर गुड रीजंस प्रोहिबिट किया हुआ है, इवन पनिशेबल ऑफेंस बनाया हुआ है, लेकिन अगर शादी हो गई सो इट विल रिमेन टू बी अ वैलिड मैरिज एंड उसको वॉइडेबल या वॉइड नहीं कहा है हिंदू मैरिज एक्ट ने। लेकिन ये सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट अदर लॉज। सो स्पेशल मैरिज एक्ट
जो कि एक सिविल मैरिज की बात करता है, उसमें ऐसी शादी को बताया गया है वॉइड। एंड यही अगर हम इस सब्जेक्ट पे स्पेशल लॉ की बात करें, विच इज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, इसके अंदर ऐसी चाइल्ड मैरिज को बताया गया है वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जो शादी के वक्त था माइनर। नाउ मूविंग ऑन टू फोर्थ क्लॉज, जो फोर्थ कंडीशन बताता है हमें, दैट इज द पार्टीज आर नॉट विद इन डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। सो ये क्या है डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप? बेसिकली क्लॉज 4 और 5 आर ओवरलैपिंग, हम इसे कोशिश करेंगे इकट्ठे समझने की। सो ये बेसिकली रूल है एक्सोगैमी का, जो ये बताता है कि आपस के रिश्तों में अमंग नियर रिलेशंस जो शादी है वो प्रोहिबिटेड है। इफ यू आर टू क्लोजली रिलेटेड, ऐसी शादी को हिंदू मैरिज एक्ट बताता है प्रोहिबिटेड। ठीक है, अब एग्जैक्टली exactly क्या है ये प्रोहिबिटेड डिग्रीज जो रिलेशनशिप के बताए गए हैं अंडर द एक्ट, इसको देखने के लिए वी विल हैव टू गो टू सेक्शन 2G जो इसको डिफाइन करता है। सो चलिए एक एक करके ये देखते हैं। फर्स्ट इज इफ वन इज लीनियर असेंडेंट ऑफ द अदर, यानी कि जब कोई किसी का फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर है, सिमिलरली इवन ऑन द मटर्नल साइड। सेकेंड, अगर वो है पर्सन वाइफ और हस्बैंड ऑफ सच लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट। सो यानी कि अगर वो फादर की वाइफ, ग्रैंडफादर की वाइफ, या फिर आपके सन्स वाइफ, ठीक है, ऐसे है वाइफ और हस्बैंड, तो भी प्रोहिबिटेड है ऐसे किसी इंसान से शादी करना। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज टू लुक एट इस क्लॉज में लिखा हुआ है वॉज वाइफ और हस्बैंड, वॉज वाइफ ऑफ ब्रदर। सो यानी कि ये जो बात हो रही है, अगर अगर हम बात करें फादर्स वाइफ, सो यहाँ पे मदर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है एनीबडी एल्स हु योर फादर मैरीज। अगर आपका फादर है, देखिए आपके लीनियल असेंडेंट, उनका स्पाउस जो था, इवन आफ्टर डिवोर्स आप उस पर्सन से मैरी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप अपनी विडो बहू से लेट से शादी नहीं कर सकते, या डिवोर्सी, आपकी जो सन्स डिवोर्सी वाइफ है, एक्स वाइफ है, आप उससे शादी नहीं कर सकते। नाउ आप और किससे शादी नहीं कर सकते? कुछ सर्टन रिलेशंस की वाइफ से। कौन है वो? ब्रदर, ठीक है, ब्रदर की बीवी से शादी नहीं कर सकते। फादर्स और मदर्स ब्रदर, यानी कि आपका चाचा ताऊ, या फिर मेटर्नल साइड पे बात करें तो मामा, उनकी आप वाइफ से शादी नहीं कर सकते। नाउ मूविंग ऑन, ग्रैंडफादर्स और ग्रैंड मदर्स ब्रदर, इनके आपने दादा दादी या नाना नानी के भाई की भी बीवी से आप शादी नहीं कर सकते। नाउ इसके बाद आते हैं इफ टू आर ब्रदर एंड सिस्टर, यानी कि आपस में भाई बहन शादी नहीं कर सकते। अंकल एंड नीस, आंट एंड नेफ्यू, सो बोथ साइड्स पे होना चाहिए ये, मेटर्नल एंड पैटर्नल, ये आपस में शादी नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ लोगों के जो चिल्ड्रन है वो शादी नहीं कर सकते, दैट इज ब्रदर एंड सिस्टर के बच्चे आपस में शादी नहीं कर सकते, और टू ब्रदर्स और टू सिस्टर्स के भी कॉन्सिक्वेंटली बच्चे शादी नहीं कर सकते। अब देखते हैं लास्ट इसकी जो क्लॉज और कंडीशन है, दैट द पार्टीज आर नॉट स्पिंडास ऑफ ईच अदर। अब स्पिंडा क्या है? स्पिंडा का मतलब हुआ ऐसे लोग जिनकी कॉमन पेरेंटेज है, जिनका जो अगर हम पेडिग्री ट्रेस करें तो वो दे आर रिलेटेड क्लोजली टू ईच अदर बिकॉज ऑफ देयर कॉमन रिलेशंस, कॉमन पेरेंटेज। अब इसी को सेक्शन 2F डिफाइन करता है कि स्पिंडा रिलेशनशिप क्या होता है। इसकी डेफिनेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसे हम सिंप्लीफाई करके डिकोड करेंगे और अच्छे से समझेंगे यहाँ। सो अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो दो ऐसे लोग होंगे स्पिंडा टू ईच अदर हु आर 3 generations अपवर्ड फ्रॉम मदर एंड 5 generations अप फ्रॉम फादर। सो ऐसी अगर हम किसी की पेडिग्री को ट्रेस करें तो मदर से 3 जनरेशन ट्रेस होगा ऊपर, और फादर से के थ्रू अगर हम जनरेशन को ट्रेस कर रहे हैं सो 5 डिग्रीज तक हम ऊपर जा सकते हैं। अगर इस चार्ट में कहीं ना कहीं वो पर्सन फॉल करता है तब, या फिर अगर हम लड़का लड़की जो दो लोग शादी करना चाहते हैं उनकी दोनों की ऐसी पेडिग्रीज को ऊपर ट्रेस करें तो उनका कोई कॉमन पेरेंटेज या कॉमन पर्सन आ जाता है जो जेनरेशन में दोनों में कॉमन है। इसको हम डिटेल में अब आगे देखते हैं और समझते हैं, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पिंडा मैरिज बेसिकली हुई मैरिज अमंग कजन्स। तो इसका बेसिक बार समझने के लिए, अ पर्सन के नॉट मैरी अप टू देयर सेकंड कजन फ्रॉम मदर साइड एंड अप टू फोर्थ कजन फ्रॉम फादर साइड। दिस इज द सिंपल
क्रक्स ऑफ द स्पिंडा मैरिज का प्रोहिबिशन। इसको अब हम डायग्राम्स और एग्जाम्पल्स से समझेंगे। बिफोर वी मूव ऑन टू डायग्राम्स एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, सबसे पहले हमने ये देख लिया कि 5 जनरेशंस फ्रॉम फादर है एंड 3 जनरेशंस फ्रॉम मदर है। अब इसी की जो कॉम्प्यूटेशन है, इसके कुछ रूल्स देखते हैं। फर्स्ट इज कि जो पर्सन जिससे हम ट्रेस कर रहे हैं वो पर्सन विल बी काउंटेड एज फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, दैट पर्सन विल बी इंक्लूडेड। सेकंड, अगर हम फादर्स लाइन की बात करें सो दैट मस्ट बी होलली थ्रू मेल्स। अगर हम ऊपर ट्रेस कर रहे हैं एंड कोई भी फीमेल इंटरवीन करती है, दैट विल बिकम अ मैटरनल लाइन एंड इट हैज टू स्टॉप, दैट मीन्स एट 3 डिग्रीज। ओनली पैटर्नल लाइन जा सकती है 5 डिग्रीज तक, जिसका मतलब उसमें होने चाहिए सारे के सारे मेल्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू अ डायग्राम। अब इसमें देखिए, जी एक लड़की है एंड पी एक लड़का है जिन्हें आपस में करनी है शादी। अब हमें ट्रेस करना है कि क्या ये एक दूसरे के स्पिंडास हैं, क्या इनकी शादी प्रोहिबिटेड है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5। तो चलिए हम इसे ट्रेस करेंगे अपवर्ड्स इनकी पेडिग्री को। अगर हम पी की बात करें तो ऊपर जो पी का ग्राफ जा रहा है दैट इज फादर एंड फादर्स फादर, यानी कि ये है थ्रू फादर, जिसका मतलब हम इसे 5 डिग्रीज तक ऊपर लेके जा सकते हैं। बट इनका जो कॉमन आ रहा है वो 2 डिग्री पे रुक जाता है। सो पी 1 एफ सेकेंड डिग्री एंड एफ एफ थर्ड डिग्री, इसके ऊपर ये नहीं जा रहा है। अब हम गर्ल का ट्रेस करेंगे। चलिए, सो जी की अगर हम बात करें सो दैट इज फादर्स फादर्स सन्स सन्स डॉटर, दैट मीन्स वो एक तो पहले लड़की है लेकिन उसका जो जेंडर है यहाँ पे इनमटीरियल है। हमें ये देखना है कि उसकी जो डिग्री ऊपर ट्रेस हो रही है उस वो कौन सी है, मेल है या फीमेल है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि क्या वो मैटरनल लाइन है या पैटर्नल है। सो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि इसकी जो ऊपर पेडिग्री जा रही है दैट इज थ्रू मेल्स। थ्रू मेल्स का मतलब है ये पैटर्नल लाइन है। तो ये 5 डिग्रीज तक इन टोटल जा सकती है। अब अगर इसको हम देखें, जी हुई फर्स्ट जनरेशन, एफ एफ एस एस ये हुआ सेकेंड जनरेशन, एफ एफ एस हुआ थर्ड जनरेशन एंड एफ एफ हुआ फोर्थ जनरेशन। इससे ये पता चल गया कि जो एफ एफ है एक कॉमन इंसेस्टर बनता है पी और जी दोनों का इन द डिग्रीज जो बताई हुई है। इसका मतलब जी और पी आपस में शादी नहीं कर सकते, उनकी शादी विल बी नॉट वैलिड एंड इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 5। एक और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल यहाँ हम ट्रेस करते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जी का डिग्रीज अपवर्ड्स। सो जी का फिर से अगर हम बात करें तो जी इरिस्पेक्टिव ऑफ हर जेंडर, उसका जो ऊपर पेडिग्री ट्रेस हो रहा है जनरेशन का दैट इज थ्रू मेल्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है पैटर्नल लाइन। सो जी फर्स्ट, उसके ऊपर सेकंड, फिर थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि एम एफ एफ हुआ जी का फोर्थ डिग्री, ठीक है। इसका मतलब ये इसकी पेडिग्री में फॉल करेगा इनटू स्पिंडास टू जी। अब अगर हम यही पी का ट्रेस करें सो पी की है ये मैटरनल लाइन क्योंकि ऊपर है मदर। सो मैटरनल लाइन विल हैव टू स्टॉप एट 3 जनरेशंस। सो पी फर्स्ट जनरेशन, पीज मदर एम हुई सेकेंड जनरेशन एंड ये मदर्स फादर हुआ थर्ड जनरेशन। लेकिन हमें यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि मैटरनल लाइन इज ट्रेस्ड ओनली अप टू 3 जनरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि इनका कोई कॉमन इंसेस्टर नहीं आ रहा है। ऑल्दो जी में एम एफ एफ आ रहा है, दे हैव अ कॉमन इंसेस्टर, लेकिन वो जो 5 डिग्रीज थ्रू फादर एंड 3 डिग्रीज थ्रू मदर का एक बार है उसमें फॉल नहीं कर रहा है। इसका मतलब जी और पी आपस में इतने क्लोजली रिलेटेड नहीं है कि ये स्पिंडा हो और इनकी शादी प्रोहिबिटेड नहीं है, लेकिन वैलिडली मैरी अंडर सेक्शन 5। आई होप आप सबको ये समझ आया। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कभी कभी सिर्फ रिलेशंस मेंशन कर दिए जाते हैं कि पीस फादर्स मदर, फादर्स मदर्स मदर, ये ऐसे रिलेटेड हैं। तो ये जो ग्राफ्स मैंने आपको यहाँ पे बता के समझाए हैं ये आपको खुद बनाने पड़ते हैं फिर रिलेशंस को अपवर्ड्स ट्रेस करके। आई होप आपको ये समझ आया। नाउ मूविंग ऑन। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जो कि कॉमन है टू प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स का बार एंड स्पिंडास का बार, ठीक है। दैट मीन्स सेक्शन 5 क्लॉज 4 एंड 5 में ये एक्सेप्शन लगती है, विच इज
कि दो ऐसे लोग जो इतने क्लोजली रिलेटेड हमने पढ़ा कि हैं, चाहे स्पिंडा है चाहे प्रोहिबिटेड डिग्रीज में फॉल करते हैं, ये शादी नहीं कर सकते, ये जनरल रूल है। लेकिन एक्सेप्शन कहती है ऐसे दो लोग शादी तब कर सकते हैं जब उनका कस्टम और यूसेज गवर्निंग ईच ऑफ देम, यानी कि दोनों पार्टीज पे लगता कोई कस्टम और यूसेज उन्हें परमिट करता है ऐसी शादी करने से। ये एक कस्टम्स को सेव करने की कोशिश की गई है अंडर द एक्ट। सो अब क्या है इसके इंस्टेंसेस? आई होप आपने सुना होगा, पंजाब नॉर्थ इंडिया साइड पे, पंजाब हरियाणा जाट्स में काफी चलता है करेवा, या दूसरे नाम से जाना जाता है चादर अंदाजी फॉर्म ऑफ मैरिज। ये ऐसा शादी का तरीका है जिसमें आफ्टर अ पर्सन डाइज, सो उसकी विडो की शादी करा दी जाती है उसके हस्बैंड के भाई से। मैरिंग अ ब्रदर्स विडो, ये एक कस्टम है नॉर्थ इंडिया का, जहां पे देवर की यूजली शादी भाभी से कराई जाती है टू कीप हर इन द फैमिली एंड ऑल्सो टू कीप द चिल्ड्रन सेफ एंड विद इन द फैमिली। अब ये क्योंकि उनका कस्टम है, रिकॉग्नाइज्ड है, अगर ऐसी शादी हो रही है सो लॉ मानता है कि ये परमिटेड है, ये वैलिड है, एंड इस पे सेक्शन 5 का बार ऑपरेट नहीं करेगा। इसी के अलावा हमें एक और इंस्टेंस देखने को मिलता है ऐसे कस्टम का साउथ इंडिया में, जहां पे बहुत बार अंकल एंड नीस, यूजुअली मेटर्नल अंकल एंड नीस, दैट मीन्स मामा और भांजी की शादी कराने के कुछ ट्रेडिशंस हैं कुछ सर्टेन पार्ट्स में, जिनके अलग अलग नाम हैं, बट इट इज अ रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म। अगर पार्टीज ये प्रूव कर पा रही हैं कि उन्होंने जो शादी की है वो अपने कस्टम्स और यूसेजेस के हिसाब से सही है, उनके कस्टम्स में ऐसा होता है, सो दैट मैरिज विल बी अ वैलिड वन। अब अगर जनरल प्रिंसिपल के कॉन्ट्रवेंशन की बात करें जो हमने सेक्शन 5 में पढ़ा, बियॉन्ड द एक्सेप्शन ऑफ कस्टम, अगर ऐसी कोई शादी कोई करता है जो किसी की स्पिंडा में फॉल करती है या प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप में फॉल करती है, दैट मैरिज इज कंसिडर्ड वॉइड अंडर सेक्शन 11, और इसको सेक्शन 18 क्लॉज बी पनिशेबल भी मानता है, जिसकी एक छोटी सी पनिशमेंट एंड इवन फाइन भी प्रिस्क्राइब्ड है। सो बेसिक प्रिंसिपल इस प्रोविजन के साथ एसोसिएटेड यही है कि विद इन क्लोज रिलेशन शादी अलाउड नहीं है, फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस। इवन इन एंशियंट हिंदू लॉ ये अलाउड नहीं था। एचएमए ने उसी चीज को कैरी फॉरवर्ड किया है, बस कुछ कस्टम्स को सेव करते हुए। विद दिस हमारे एसेंशियल्स ऑफ हिंदू मैरिज का टॉपिक यही खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया। इफ यू डिड अंडरस्टैंड, do like and share it with your friends and subscribe to our channel Legal Blueprint for more such videos. Thank you.